आज तो राम आएंगे और मेरा घूंघट उठाएंगे, पर नहीं। हर रात एक मायूसी दे जाती थी। राम आता तो था, पर पार्वती की तरफ देखता तक नहीं था। पार्वती अब धीरे धीरे घर का काम भी करने लगी थी। धीरे धीरे उसके हाथों की मेहंदी, पैरों का महावर अब फीका पड़ने लगा था। पर पति देव के दर्शन के लिए वो अब भी तरस रही थी। पिया मिलन की आस और प्यास अब बढ़ने लगी थी। और भला क्यों ना बढ़े, जब से आई थी तब से एक बार भी बात तक नहीं हुई उनसे। सहेलियों ने तो ना जाने क्या क्या बता रखा था, यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या मैं पसंद नहीं हूँ उनको? अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो, वो कहीं वैसा ना हो, यही सब उसके मन में चलता रहता था। भला उन्हें मुझ में अब ऐसी क्या नाराज़गी दिखाई दे रही है जो उन्हें मेरी परवाह तक नहीं है? जाने क्या भूल है मेरी जो मुझसे रूठ गए मेरे पिया। और पार्वती भले ही सारा दिन काम करती थी, पर नज़रें राम को ढूंढती रहती थी कि कब एक नज़र राम उसको दिखाई दे और वह उसको देखे। ना जाने पार्वती के मन में भी तरह तरह के अब सवाल उठने लगे थे। राम मुझे नापसंद क्यों करता है? उसके मन में एक कसक सी उठती थी। पता नहीं राम ऐसा क्यों कर रहा है जिसके लिए सजती संवरती हूँ। काश वो एक नज़र देखे तो सही। राम भी उदास सा ही रहता था। उसे भी महसूस हो रहा था कि वो पार्वती के साथ गलत कर रहा है, पर फिर भी चुप था। एक दिन सारे दोस्तों का प्लान बना कि राम से मिलने का, तो एक दिन सबने मिलकर खूब पार्टी वार्टी किया और बाहर ही खाना खाने का प्लान बनाया। एक रेस्टोरेंट में सबने खाने का ऑर्डर दिया और आपस में मस्ती शुरू कर दी। सबने आंखों के इशारे से राम को तरफ जो करके बोले, भाई क्या कहने, किसी ज़िंदगी को आजकल बड़े मौज में कट रही है किसी की। और फिर सभी ठहाके लगाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। पर राम का चेहरा एकदम से उतरा हुआ था। उसका चेहरा उसके दोस्तों ने पढ़ लिया और पूछा, यार क्या बात है, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? हम देख रहे हैं तू कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। राम बोला, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दोस्त बोले, क्यों, क्या तू हमें नहीं बताएगा? राम बोला, यार बताने लायक तो कुछ भी नहीं है, क्या बताऊं? दोस्त बोले, तेरे और भाभी जी के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? राम बोला, नहीं यार यही तो बुरा लग रहा है, उस बेचारी के साथ मैंने अच्छा नहीं किया, बस यही सोच सोच कर बुरा लग रहा है। दोस्तों ने भी बड़े प्यार से राम को समझाया, यार सच में तू अपने रिश्ते को एक मौका दे और आगे बढ़। भाभी बेचारी की क्या गलती है इस सब में? वो अपना घर परिवार सब तेरे लिए ही तो छोड़ कर आई है और तू ही उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, यह तो अच्छी बात नहीं है राम। राम ने भी सोचा, सही तो कह रहे हैं सब दोस्त, मैंने ना जाने कितनी बार उसका दिल तोड़ा है, पर आज से मैं उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा और माफ़ी मांग लूँगा। मन ही मन राम ने खुद से वादा किया। रात में राम वापस घर आया तो सबसे पहले अपने कमरे में गया और ध्यान से कमरे को देखने लगा, फिर से बाहर चला गया। इधर पार्वती हर रोज़ की तरह खाना बनाकर सबको खाना खिलाकर किचन को साफ करने में लगी हुई थी और मन ही मन खुद से बातें कर रही थी, बस अब और नहीं बर्दाश्त करूँगी, आज तो मैं हिम्मत करके इनसे कह दूँगी कि आपको अब घर में भी सोने की क्या ज़रूरत है, कल से आप बाहर ही सोइएगा, घर में आने की क्या ज़रूरत है। खुद ही बड़बड़ाते बड़बड़ाते पार्वती बात कर रही थी। राम थोड़ी देर में वापस आया तो हाथों में गुलाब के फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता था। उसको सूंघते हुए अपने कमरे में ही जा रहा था कि उसने महसूस किया किचन में बर्तन कुछ आज ज़्यादा ही ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे। राम ने थोड़ा सा रुककर धीरे से खिड़की से झांक कर देखने लगा तो देखता है पार्वती जल्दी जल्दी बर्तन धुल रही थी और कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। राम ने देखा पार्वती के बाल खुले हुए थे जो कमर तक नागिन की तरह लहरा रहे थे और राम के मुख से निकल पड़ा, वाह क्या बाल हैं। अब राम पार्वती को देखने के लिए लायक हो रहा था, पर पार्वती की पीठ उसकी तरफ थी जिसकी वजह से वह उसका मुख नहीं देख पा रहा था। उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, आज तो वो पार्वती से माफ़ी मांगकर सारी दूरियां मिटा दूंगा। सोचकर मुस्कुराते हुए फूलों को सूंघते हुए राम अपने कमरे में गया। आज राम ने अपने कमरे को अपने हाथों से सजाया था और बड़ी बेसब्री से पार्वती का इंतज़ार करने लगा। पर आज का इंतज़ार राम के लिए मुश्किल था क्योंकि उसकी आंखें दरवाजे पर टिकाई हुई पार्वती की राह देख रही थी। आज पार्वती थोड़ी शांत थी, उसे किंचित मात्र भी भनक नहीं थी कि आज राम उसका इंतज़ार कर रहा है। पार्वती ने अपना सारा काम ख़त्म किया और अपने कमरे में आई तो देखती है कमरे में अंधेरा था। उसने लाइट ऑन किया तो छोटी सी हल्के रंग की गुलाबी लाइट जल गई। पार्वती को अजीब लगा
फिर उसने फैन ऑन किया तो मानो उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। पार्वती घबरा कर जल्दी से सारी लाइटें ऑन करने लगी। सारी लाइटें जल गई थी तो पार्वती को लगा कि सपना देख रही है। वो आज पार्वती न सजी थी न संवरी थी, बाल खुले हुए थे, आज तो सर पर पल्लू भी नहीं रखी थी। और जब राम ने पहली बार पार्वती को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। अचानक से उसे झटका लगा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पार्वती भी राम को देखकर हैरान हो गई। बस दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे, मानो दोनों अब इस दुनिया में हैं ही नहीं, इस कदर एक दूसरे में खो गए थे। पार्वती ने कहा, अरे मुख बंद करिए, मक्खी घुस जाएगी। कहकर वह बेड की तरफ बढ़ गई तो क्या देखती है, फूलों से लिखा हुआ था, आई एम सॉरी। पार्वती ने मन ही मन सोचा कि हे भगवान, ये तो इतने अच्छे हैं, मैं ना जाने इनके बारे में क्या क्या सोच लिया, अब क्या कहूँगी इनसे। इसी उधेड़-बुन में अपनी साड़ी के आंचल के छोर को बस वह रगड़ रही थी। राम को तो मानो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह तो वही मेरी पारो है जिसके लिए मैं पागल सा हो गया था। वो मेरे ही घर में मेरी पत्नी बनकर आई थी और मैं बेवकूफ़ जान ही नहीं पाया कैसा प्यार है मेरा। हाय राम, तेरे प्यार में पागल सा हुआ इस कदर, और तू बैठी रही मेरे इंतजार में, मैं न जान सका बेकदर। राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसे लगा कि खूब नाचे गाए चिल्लाए पर क्या करे। सहसा बोल पड़ा, पारो पारो। पार्वती बोली, ये कौन है जी? आंखें छोटी करके नाक सिकोड़ते हुए उसने राम की तरफ देखा। राम बोला, तुम खुद पर काबू करते हुए, मेरा मतलब है पार्वती। पार्वती का शॉर्टकट हुआ ना, पारो। पार्वती बोली, जी अच्छा, और कहते हुए शर्मा गई। राम ने पार्वती का हाथ पकड़कर बेड पर बिठा लिया। पार्वती तो मारे शर्म के नीचे देख रही थी। राम ने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए घुटने पर बैठ गया और बोला, माफ़ कर दो मुझे पार्वती, मैंने तुम्हें वो प्यार और इज्जत नहीं दी जिसकी तुम हकदार थी। पार्वती बोली, अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कहते हैं? राम को तो मानो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये तो मेरी वही पारो है, मैं जिसके लिए पागल सा हो गया था। और राम तो बस सोचे जा रहा था कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। राम ने सारी लाइट बुझा दी, अब बस कमरे में हल्की हल्की गुलाबी रोशनी बची थी। राम और पारो आज ढेर सारी बातें करने में लगे थे। दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी बनाकर बैठे हुए थे और हजार तरह की बातें कर रहे थे। बीच बीच में राम पार्वती को हंसाने के लिए कुछ ना कुछ मस्ती भरी बातें करता और पार्वती खिलखिलाकर हंसने लगती थी। राम धीरे धीरे अपनी दूरी और कम किया और फिर अब तो एकदम पास आ गया। पार्वती के हाथों को अपने हाथों में लेकर वह पार्वती की सहमति को समझने की कोशिश कर रहा था। पार्वती भी शर्मा गई और खुद में ही सिमटने लगी थी। फिर तो राम ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों में उलझ गया। राम ने पार्वती का गोद में सर रखकर लेट गया और अपने एक हाथ से पार्वती के हाथ को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से पार्वती के गले में डाले हुए अपनी ओर जो उसे खींच लिया। राम पार्वती के बीच में कोई उतावलापन नहीं था, एक ठहराव था, प्यार भरा ठहराव जिसे दोनों ने महसूस किया था। उनकी मंशा शरीर की भूख को बस मिटाना नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को जानना समझना था। आज उनकी आत्माओं का मिलन था जो धीरे धीरे आगे बढ़ गया। अब जो पार्वती का हाल था वही राम का भी था। दोनों आज एक हो गए थे और चलो संग मिलकर प्यार की गलियां में घूम लेते हैं। इस तरह से वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। आज राम और पार्वती के दरमियान कोई दूरी नहीं बची थी, दोनों एक दूसरे की सहमति से एक हो गए थे। आज सारी हसरतें और सारे अरमान पूरे हो गए थे। दोनों के पति पत्नी के पवित्र और प्यार भरे लम्हों में दोनों डूब गए थे। अब धीरे धीरे जो समय बीत रहा था, राम कहीं बाहर भी जाता तो कई तरह के बहाने बनाकर वापस लौट आता। आते ही पार्वती के पास बैठ जाता, मानो जो वह पंख लग गए हों उसको, और हमेशा राम के पास ही पार्वती भी रहना चाहती थी। दोनों को एक मिनट की दूरी नहीं सह जाती थी। 2 दिनों के बाद एक दोपहर राम अपनी ज्वेलरी शॉप में था। उसे पार्वती की याद आ रही थी। उसने कहा, पापा मैं अभी खाना खा कर आता हूँ, कहते हुए घर आ गया। अपनी बेचैन नज़रों से पार्वती को इधर उधर देखा तो किचन में वो काम कर रही थी। राम ने उसे अपने पास बुलाया। पार्वती तो मारे शर्म से इधर उधर देख रही थी। राम ने पार्वती को अपने सीने से लगाया और कहा, पारो तुम्हें भी मेरी याद आती है या मैं अकेले ही मरा जा रहा हूँ? पार्वती बोली, जी हाँ, क्यों नहीं, थोड़ी थोड़ी तो मुझे भी आ रही थी, पर मैं मरी नहीं जा रही थी। यह कहते हुए पार्वती एक निराले अंदाज में ही हंस पड़ी थी।
राम बोला, अच्छा तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो कि शॉप पर पापा से झूठ बोलकर आया हूँ। कहते हुए मुंह फुला लिया। पार्वती बोली, अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, भला मुझे आपकी याद क्यों नहीं आएगी। राम बोला, अच्छा अच्छा तो ये बात है, मैं अभी बताता हूँ। कहते हुए पार्वती को छेड़ने लगा। पार्वती अभी भला कहने लगी, मुझसे ज़्यादा इंतज़ार कोई किया है क्या? मैं हर दिन हर पल आपका इंतज़ार करती थी, पर आप ही बेदर्द थे जो मुझे कभी देखते तक नहीं थे। कहते कहते पार्वती मुंह फुलाकर बैठ गई। राम बोला, हाँ पार्वती, मुझसे गलती हो गई। कान पकड़ते हुए कहने लगा। राम बोला, मुझे माफ़ कर दो पारो। पार्वती कहने लगी, पता है मेरी सहेलियों ने पहली रात के बारे में मुझे क्या क्या बताया था। राम बोला, अच्छा तो कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। अभी राम और पार्वती आपस में बातें ही कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। तभी राम और पार्वती जो एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब थे, तभी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। राम ने हैरानी से पूछा, अब कौन होगा, देखता हूँ। कहते हुए राम बाहर आ गया और देखा और बोला, अरे दादी बुआ, आप आज आई हैं, शादी में क्यों नहीं आई? राम ने बड़े हक से पूछा। दादी बुआ कहने लगी, अरे अरे अभी सांस तो लेने दे और अपनी माँ को बुला। राम ने माँ माँ आवाज़ लगाई और बोली, देखो दादी बुआ आई हैं। माँ को आई तब बोली, तब तक राम की माँ रत्ना बाहर निकली सर पर पल्लू रखते हुए और बोली, अरे बुआ जी आप अब आई हैं? पैर छूते हुए उनसे बोली दादी बुआ, नाक से कोड़ते हुए कहने लगी, अरे अभी अभी तो आई हूँ, दिख नहीं रही क्या? आंखें तो ठीक है ना? ताने मारते हुए दादी बुआ ने कहा। तब राम की माँ रत्ना बोली, अरे नहीं नहीं बुआ जी, आप शादी में नहीं आई ना? दादी बुआ कहने लगी, हाँ तो अब आ गई। तुम्हें तो पता है फूफा जी की तुम्हारे की तबीयत ठीक नहीं रहती तो नहीं आ पाई थी, पर भला तुम्हारी बहू को बिना देखे कैसे रह लूँ। अभी माँ और दादी बुआ आपस में बातें ही कर रही थी। राम ने फटाफट उनके लिए मीठा पानी ले आया और अपने कमरे में चला गया। कमरे में पार्वती अभी भी राम का इंतजार कर रही थी और बोली, अजी कौन है? राम बोला, अरे वो मेरे पापा की बड़ी बुआ जी हैं, शादी में नहीं आ पाई थी इसलिए अब आई हैं। बड़ी बात नहीं है दादी बुआ, पीछा छुड़ाकर मैं तो भागकर तुम्हारे पास आ गया। कहते हुए राम जो हंसने लगा था। राम और पार्वती दोनों अभी हंसी रहे थे, तभी रत्ना ने आवाज़ दी जो कि पार्वती को बुला रही थी। पार्वती को लेकिन सुनाई नहीं दिया क्योंकि वो तो बातों में मस्त थे। तभी रत्ना कहने लगी, पार्वती बहू बाहर आओ। रत्ना की आवाज़ सुनते ही पार्वती बड़े ज़ोर से भागी, सर को आंचल से ढकते हुए बाहर आंगन में आ गई और बोली, जी माँ कहिए। रत्ना बोली, आओ इनसे मिलो, तुम्हारे ससुर जी की बड़ी बहन है, तुम्हारी बुआ सास। पार्वती ने पैर छुए और वहीं बैठ गई। पार्वती के अंदर तो एक अजीब सी हलचल थी, पर वही हलचल राम के अंदर भी चल रहा था। उसने सोचा, फालतू का मैं घर आया और ऊपर से दादी बुआ को भी अभी आना था। मैं तो अपनी पार्वती के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता था, पर अब लगता है मुमकिन नहीं है। चल भाई, राम प्यार के दुश्मन बहुत होते हैं, सुना तो था, आज देख भी लिया। कहते हुए राम वापस जाने के लिए चल पड़ा। बाहर आंगन में एक नज़र पार्वती को देखा, मानो नाराज़गी जता रही हो और कह रही हो कि बाद में छोड़ेगा नहीं। पार्वती भी राम को देखकर मुस्कुरा रही थी। पार्वती से दादी बुआ ने कहा कि बहुरिया परिवार में कौन कौन है? तो पार्वती बोली, जी पापा, भैया और भाभी। दादी बुआ बोली, माँ? पार्वती कहने लगी, सगी माँ नहीं है, सौतेली माँ है। दादी बुआ बोली, सब काम कर लेती हो ना? पार्वती बोली, जी बुआ जी, सब कुछ आता है। दादी बुआ बोली, चलो भाई, रत्ना बहू सुंदर पा गई हो बहू तो तुम, और गुण भी अच्छे दिख रहे हैं। दादी बुआ ने पर्स से 500 रुपये का एक नोट निकाला और पार्वती को पकड़ा दिया और बोली, यह मुंह दिखाइए बहुरिया, रख लो। पार्वती बोली, जी कहकर पैसे ले लिए और अपनी सास को देते हुए नाश्ता तैयार करने किचन में चली गई। रत्ना और दादी बुआ अपने में ही बातें करने लग गईं। पार्वती काम करते करते मन ही मन के वाक्य याद करके खुश हो रही थी। राम भी काम तो कर रहा था, पर मन पार्वती पर ही अटक गया था। उसे हर तरफ से पार्वती दिखाई दे रही थी। पार्वती का स्वभाव थोड़ा चुलबुला था और मस्ती मजाक किया करती थी। किसी को भी उसकी मस्ती पसंद आती थी तो किसी को नहीं, पर पार्वती ऐसी ही थी। राम ज़्यादा बातूनी नहीं था और मस्ती मजाक भी कम पसंद करता था, वह गंभीर स्वभाव का था। अब राम और पार्वती में बस यही एक मेल था जो उनमें नहीं बनता था, क्योंकि वह तो बहुत ही बातूनी मस्ती पसंद लड़की थी और राम को यह चीज़ें बहुत कम पसंद थी। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। पार्वती का दिन तो बस काम धाम में जैसे निकल गया। पार्वती को आए अब कुछ दिन हो गए थे तो घर के आसपास पड़ोस का भी आना जाना लगा रहता था।
आज पार्वती ने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, माथे पर पीली बिंदिया और खूब जच रही थी। हाथ में पीले रंग की चूड़ियाँ उसकी गोरी गोरी कलाइयों की शोभा बढ़ा रही थी और गुलाबी गुलाबी होठों पर गुलाबी लिपस्टिक का तो क्या कहना, उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसा नाम था वैसा ही उसका रूप सौंदर्य था उसका। मांग में लाल रंग का दमकता हुआ सिंदूर मानो आसमान के तारे उसकी मांग में एक साथ सज गए थे। आज पारो पूरी शिद्दत से तैयार थी अपने देवदास को दीवाना बनाने के लिए। आज तो ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से साक्षात कोई अप्सरा उतर आई है। पर अब उसे इंतजार था तो बस उस पल का, जब उसके पियाजी की नज़र उस पर पड़ेगी तो पारो का ये श्रृंगार पूरी तरह सफल हो जाएगा। शाम को भी पार्वती अपने किचन में सबकी पसंद के अनुसार खाना बनाने में जुट गई थी। साथ में राम का भी इंतजार कर रही थी और मंद मंद मुस्कान उसके होठों पर बार बार आ रही थी, जिससे उसके मन के भाव साफ साफ पता चल रहे थे। आज तो उसे दिन भी बिताना जैसे मुश्किल सा लग रहा था। शरीर भले यहाँ था पर दिल था उसका अपने राम के पास था। शाम को सबको खाना खिलाकर अपनी सास रत्ना की सेवा में जब पार्वती लगी हुई और उनके पैर दबाकर अपने कमरे में जाने लगी, तभी दादी बुआ ने आवाज़ दी, अरे बहुरिया कहाँ चल दी? पार्वती बोली, जी वो, अरे कहीं नहीं दादी बुआ। वो कहने लगी, मैं तो आप ही के पास आ रही थी दादी बुआ। मन से तो मानो वह कह रही हो, हे भगवान, क्या दादी बुआ आपको भी अभी टोकना था? पर सामने से खुश होकर, जी दादी बुआ कोई काम है क्या, ताकि दादी बुआ को बुरा ना लगे। दादी बुआ बोली, लो, अब क्या तुम्हारी सास ने तुम्हें यह भी नहीं सिखाया कि बुआ जी सफ़र से थकी मांदी आई हैं, जरा उसके पैर तो दबा दो। पार्वती अपने बालों से खेलते हुए बोली, अरे हाँ, क्यों नहीं बुआ दादी, कहिए तो आपका गला भी दबा दूँ। मनी मन जो हाँ कर रही थी कि दादी बुआ की मालिश करके ही सोना है, इसलिए तो मैं तेल लेने जा रही थी। अब यही कहकर वह पार्वती अपने कमरे में बैठ गई। पारो की निगाह तो बस अपने देवदास पर अटकी हुई थी। तभी राम ने पीछे से आकर पार्वती से कहा, हाय, आज तो बिजली गिराने का इरादा है क्या आपका? सर से लेकर पांव तक अप्सरा लग रही हो। जी करता है बस यूं ही सामने बैठी रहो और मैं यूं ही तुम्हें निहारता रहूं, बस निहारता रहूं। राम बोला, हाय पारो, तेरी आंखें मधुशाला हैं, इनमें डूब जाने का मन करता है। तब पार्वती कहने लगे, अरे ना बाबा ना, फिर आपको में हम कहाँ दोबारा ढूंढेंगे? राम बोला, मतलब? पारो बोली, अगर आप मेरी आंखों में डूब जाएंगे ना, फिर तो यह समझकर दोनों हंसने लगे। पारो शर्माते हुए कहने लगी, सोचने लगी मनी मन में, पर लगता है शायद आज दादी बुआ ही मुझ पर बिजली गिरा देंगी। राम हंस पड़ा था पारो की बात से। उसने कहा कि तुम कब तक फ्री होंगी? पारो कहने लगी, अब क्या बताऊं, ये दादी बुआ ने मुझे रोक लिया है और अभी की अभी बुलाई है पाँव में मालिश करने के लिए। तब राम कहने लगा, यार आज तो मेरा मन नहीं हो रहा था कि तुम्हें कहीं जाने दूं। पारो बोली, मन तो मेरा भी नहीं हो रहा, पर जाना तो पड़ेगा। और आंखें गोल गोल घुमाते हुए वह कहने लगी। राम बोलो, चलो भाई, आज तो हमारे प्यार के दुश्मन दादी बुआ ही बनी हुई हैं, पर यार जल्दी आना। पारो बोली, कोशिश करूँगी। और राम को चिढ़ाते हुए, हाय तौबा पारो, मेरी जान, आज तो तुम बुरी फंसी, भगवान बचाए तुम्हें दादी बुआ से। राम जो पारो को चिढ़ाने लगा। पारो बोली, मतलब? राम बोला, अरे वो पूरी रात तुमसे पैर दबवाएंगी, तुम थक जाओगी, पर क्या मजाल जो मेरी दादी बुआ थक जाएं। पार्वती बोली, हाय, बड़ी बड़ी आंखें करते हुए। राम बोला, हाँ ऐसा ही है, हंसते हुए। पार्वती बोली, पर जाना तो पड़ेगा ना, दादी बुआएं, उनका आदर सम्मान तो करना हमारा कर्तव्य है। मैं जाकर आती हूँ। तब तक दादी बुआ की आवाज़ गूंजने लगी, बहू, ओ बहुरिया, अरे तेल लेने गई हो या सीधा तेल की फैक्ट्री खोलने गई हो? पार्वती बोली, जी आई दादी बुआ। राम, पारो पर थोड़ा जल्दी से आना, हमें इंतज़ार रहेगा तुम्हारा। पारो बोली, हाँ बिल्कुल, पर थोड़ा बुआ दादी से तो निपट लूँ। कहते हुए पार्वती सर पर पल्लू रखते हुए दादी बुआ के पास हाथ में तेल लिए पहुँच गई। दादी बुआ कहने लगी, हे भगवान, भला आई तो। पार्वती कहने लगी, दादी बुआ आती नहीं तो जाती कहाँ भला? और वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी। बुआ दादी ने व्यंग में कहा, गई तो घर में ही थी, पर रह गई। पार्वती ने फिर मन ही मन में कहा, आप रहने दे तब ना। तभी बुआ दादी बोली, बहुरिया तू मुझे कोस तो नहीं रही ना? पार्वती मन ही मन में कहती, कोस तो रही हूँ, पर आपको क्या? और बड़बड़ाते हुए फिर हंसते हुए बोली, हाय राम बुआ दादी, आप भला ऐसा क्यों सोचती हैं? मुझे तो आपके साथ इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि क्या बताऊँ। अब दादी बुआ खुश होकर कहने लगी, हाय नज़र ना लगे बहुरिया, तेरी सास तो बड़ी किस्मत वाली है जो तू मिली, काश तू मेरी बहू होती।
पार्वती बोली, नहीं नहीं भगवान, ऐसा जुल्म ना करना मुझ पर, नहीं तो तेरा क्या होगा पर्वतिया वाला हाल हो जाएगा। अरे कहाँ खो गई बहुरिया, दादी बुआ कहने लगी, तेरे हाथ में तो दम ही नहीं है, जरा तेज मालिश करना। पार्वती कहने लगी मन ही मन में, कहे तो पाँव तोड़ दूं। खुद से ही बोली और कहने लगी, हाँ दादी बुआ है ना, बहुत दम है। कहते हुए पार्वती ने पाँव दबाने लगी और भीतर ही भीतर सोचती, कब मैं अपने राम के पास जाऊंगी, दादी बुआ कब मेरा पीछा छोड़ेंगी। दादी बुआ पार्वती से अपने ज़माने की कहानी सुनाती और पार्वती ना चाहते हुए भी खूब खुश होती और हाँ में हाँ मिलाती। उसे तो बस इंतजार था बुआ दादी बस सो जाएं। करीब 2 घंटे बीत गए। दादी बुआ ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने लगी कि पार्वती ने सोचा, शुक्र है भगवान का कि जो दादी बुआ सो गई, नहीं तो अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। सच में राम ने सही कहा था, मेरी दादी बुआ से पीछा छुटाना आसान नहीं है। पार्वती जब अपने कमरे में गई तो देखा राम सो चुका था, एकदम से गहरी नींद में। पार्वती ने उसके प्यार से सिर को सहलाते हुए कहा, बड़े थके हुए थे बेचारे, सो गए, चल पार्वती अब तू भी सो जा। कहते हुए कमरे की लाइट ऑफ करके पार्वती भी सो गई। अगले दिन फिर वही रोजमर्रा के कामों में दोनों लग गए। यूं ही दिन बीतते रहे। पार्वती को सजने संवरने का बड़ा शौक था। क्या मजाल कि पार्वती के होठों से कभी लाली गई हो या मांग का सिंदूर कभी फीका पड़ा हो या माथे की कभी बिंदिया गिरी हो, चूड़ी काजल पायल इन सब से उसे बेपनाह प्यार था। रत्ना पार्वती को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। बस अगर कभी छोटी सी गलती हो जाती तो रत्ना जी भरकर सुनाती, जिससे अब पार्वती को इस बात का एहसास था कि माँ खास मुझे पसंद नहीं करती, पर खैर कोई ना, आज नहीं तो कल करेगी ही करेगी, उसे पूरा विश्वास था। राम और पार्वती हर नव दंपति की तरह एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों ही एक दूसरे के सुख और दुख का ख्याल रखते थे। एक दिन दादी बुआ ने कहा, बहुरिया अब मुझे आए बहुत दिन हो गए हैं, राम से कह जरा मुझे छोड़ आए। इतना सुनते ही पार्वती की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। मन ही मन खुश होकर कहने लगे, अरे जल्दी जाइए बुआ दादी, पर चेहरे पर उदासी के भाव लाते हुए कहा, क्या हुआ दादी बुआ, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं, आपके बिना तो सारा घर सूना सा हो जाएगा। दादी बुआ कहने लगी, कहो तो ना जाऊं। पार्वती बोली, अरे जल्दी जाओ बुआ दादी, और खुद से बातें करते हुए बोली, फिर खुश होकर कहा, हाँ हाँ दादी बुआ रुक जाइए ना, 2-4 दिन और अच्छा लगेगा हमें। दादी बुआ बोली, नहीं बहुरिया बहुत दिन तो रह ली, फिर आऊँगी जल्दी ही, उदास ना हो मेरे बिना। पार्वती का चेहरा उसने चूमते हुए दादी बुआ कहने लगी। पार्वती अंदर ही अंदर तो इतनी ज़्यादा खुश थी, पर बाहर से बिल्कुल जो उदासी दिखा रही थी कि दादी बुआ हमें आपका इंतजार रहेगा। कहते हुए वह दादी माँ के गले लग गई और पाँव छूकर आशीर्वाद लेने लगी। दादी बुआ बोली, सदा सुहागन रहो, और चली गई। पार्वती का स्वभाव बच्चों की तरह था, किसी की बात का वो जल्दी दिल पर नहीं लेती थी, चुलबुली सी थी, जिसकी वजह से राम उससे और भी ज़्यादा प्यार करता था। राम और पार्वती की जिंदगी बड़ी खुशी से कट रही थी। धीरे धीरे करीब 1 साल हो गया था। पहली एनिवर्सरी आई थी राम और पारो की। दोनों ने खूब प्लान बनाए अपनी शादी की सालगिरह मनाने की। पूरे रिश्तेदारों को न्योता भिजवाया था घनश्याम सेठ जी ने। खूब धूमधाम थी उनके घर में। राम की बहन सुमन भी आई थी अपने बच्चों के साथ। रत्ना की भी बहनें आई थीं। किसी शादी से कम नहीं थी घर की साज सज्जा। राम भी मानो जो कसर शादी में अधूरी रह गई उसे पूरी करने की कोशिश में लगा हुआ था और बहुत खुश था। राम एक बार फिर से दूल्हे की तरह सजकर तैयार हो गया था और पार्वती दुल्हन की तरह तैयार थी। और राम ने कुछ गहने जैसे कि पैजनी, मांग का टीका, सोने के कंगन एक लाल रंग की पोटली में लाए हुए था किसी ग्राहक को देने के लिए, और घर के आंगन में टेबल पर रखकर भूल गया था। अचानक से पारो की नज़र पड़ी तो उसने सोचा शायद ये राम उसी के लिए लाया है, तो उसने राम को परेशान करने के लिए वो गहने अपने अलमारी में छुपा दिए और सोचा अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब देखती हूँ। और मन ही मन खुशी से फूली नहीं समा रही थी आज पारो। उसे पूरा विश्वास था कि राम ने वो गहने पक्का उसी के लिए बनवाए हैं, इसलिए वो राम को परेशान करने के लिए गहने छुपा ली। पर उसे कहाँ पता था कि इस मजाक की इतनी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ जाएगी। दुल्हन की तरह सजी हुई पारो आज साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप लग रही थी। जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे सब वाहवाही कर रहे थे। जो भी देखता वो बिना कहे नहीं रह पाता था। साक्षात राम और सीता मैया की जोड़ी लग रही है। राम और पारो जिसके पास पैर छूने जाते सब यही आशीर्वाद देते, राम और सीता की तरह तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे। दोनों ही प्रेमी युगल जोड़ा एक दूसरे को बार बार देख रहा था और मारे खुशी के फूला नहीं समा रहा था।
सभी दोस्त रिश्तेदार खाना वाना खाकर अपने अपने घर जा चुके थे। राम और पार्वती भी बहुत थक गए थे। पार्वती ने रत्ना से आज्ञा लेकर वापस अपने कमरे में बेड पर औंधे मुंह लेट गई थी। थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। पार्वती की कब आँख लग गई उसे पता नहीं चला। इधर राम भी अपने दोस्तों को विदा करके घर के आंगन में आया तो उसे गहनों की याद आ गई और वो टेबल पर देखा तो वहाँ गहने नहीं थे। राम यह देखकर सन्न रह गया। आखिर गहने गए तो कहाँ गए? राम ने अपनी माँ रत्ना से पूछा, माँ आपको पता है मैं यहाँ पर गहने रखकर भूल गया था और अब यहाँ पर नहीं है। रत्ना ने कहा, पागल है क्या? तू कहना क्या चाहता है? तुझे मैं चोर दिख रही हूँ? राम ने बात को संभालते हुए कहा, अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मैं तो बस पूछ रहा था कि आपको पता है तो बता दो। रत्ना कहने लगी, गुस्से में, मुझे नहीं पता। राम ने यही सवाल अपनी बहन सुमन से भी पूछा पर वो भी बुरा मान गई। उधर इन सब बातों से बेखबर पारो गहरी नींद में सो गई थी। उसे अभी भी कुछ पता नहीं था कि बाहर आंगन में क्या चल रहा है। राम ने अपने सभी रिश्तेदारों को पूछा पर सबने यही कहा कि उन्हें नहीं पता। रत्ना और सुमन तो इतना रोने लगी कि तुमने अपनी माँ और बहन की कोई लाज नहीं रखी, ऊपर से चोरी भी लगा दिया। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। राम और रत्ना दोनों के बीच कहासुनी अब और भी बढ़ने लगी थी और बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि रत्ना ने कहा कि जरा अपनी सती सावित्री पत्नी से तो पूछ ले, कहीं उसने तो नहीं ले लिए। राम बोला, ऐसा नहीं हो सकता, उसको यह सब बातें पता भी नहीं है। माँ, मुझे उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। रत्ना गुस्से में आग बबूला होते हुए बोली, अरे वाह, इतना पत्नी भक्त हो गया है तू। 4 दिन की आई हुई लड़की पर अपनी माँ बहन से ज़्यादा विश्वास हो गया है तुझे। राम बोला, माँ आप बात को यूँ ना घुमाइए, मैं बस पूछ रहा हूँ, चोरी थोड़ी ही लगा रहा हूँ इल्ज़ाम। रत्ना बोली, चल चल बकवास ना कर, जाकर पहले अपनी पत्नी से पूछ फिर आना मेरे पास। राम बोला, अरे मुझे उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मुझे बिना पूछे एक पत्ता भी नहीं छूती है। अच्छा, रत्ना कहने लगी, तो चल अभी के अभी तलाशी ले ले। रत्ना ने कहा। तो राम ने कहा, ठीक है, अगर आप सबकी यही इच्छा है तो यही सही। कहते हुए राम अपने कमरे में जाने लगा तो रत्ना ने कहा कि तुम तो रहने ही दो क्योंकि हम तुम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करेंगे, क्या पता तुम झूठी बोल दो। कहते हुए रत्ना और सुमन दोनों ही पारो के कमरे में चली गईं और देखती हैं पारो इन सब से बेखबर सो रही थी। उसे जरा भी ज्ञान नहीं था कि घर में क्या चल रहा है। रत्ना ने चारों ओर नज़र घुमाया तो देखा कि चाबी तो अलमारी में लगी हुई थी। रत्ना ने आप देखा न ताब सीधे अलमारी खोली तो पोटली ऊपर रखी हुई थी। रत्ना के क्रोध का तो ठिकाना नहीं रहा। उसने पोटली लाकर सीधे आंगन में झन्न से फेंक दी। राम हैरान होकर कहने लगा, कहाँ मिला माँ आपको? यही तो है जिसे मैं ढूंढ रहा था। रत्ना बोली, तेरी सती सावित्री पत्नी ने चुराई थी। बड़ा विश्वास है ना तुझे उस पर, इतना कि अपनी माँ बहन को ही तूने चोर बना दिया। और कहते कहते रत्ना रोने लगी। राम को तब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। पूरे रिश्तेदारों के सामने आज पारो गलत साबित हो गई थी, जिसकी खबर भी उसे नहीं थी। राम को अंदर ही अंदर पारो पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पारो ने एक बार भी बताया क्यों नहीं? घर की स्थिति अब बिगड़ चुकी थी, सबको ही बुरा लग रहा था। राम ने अपनी पत्नी के सिवाय बाकी सब पर शक किया था। अब सब अपनी शिकायत की पोटली को खोलना शुरू कर दिए थे। हर कोई पार्वती को चोर समझ रहा था। सुमन ने कहा, माँ मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ। कहते हुए सुमन चल दी। रत्ना ने सुमन का हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, अरे क्यों जाएगी भला तू? जाएगी तो वो महारानी जो अभी भी घोड़े बेचकर सो रही है। तुझे कैसे चली आएगी? तू अपने मायके में है। जब तक माँ है, जब तक तो तेरा मायका है। अपने घर की स्थिति से बेखबर पारो अभी भी सो रही थी। राम घर के आंगन में सिर को पकड़े हुए बैठा हुआ था। उसे हर किसी ने खरी खोटी सुनाई और सुमन तो रात में अपने घर वापस लौट गई थी। सुमन के अलावा भी जिस किसी पर राम ने शक किया था वो भी खरी खोटी सुनाकर चले गए थे। राम को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर उसने सोचा चलो सुबह पारो से बात करेगा। अगले दिन सुबह तड़के पारो उठी तो देखा कि राम तो नहीं है घर पर क्यों नहीं आए घर? लगता है बाहर ही अपने दोस्तों के साथ सो गए होंगे। मन ही मन पारो ने तर्क लगाया और अपने काम में व्यस्त हो गई। उधर राम अपनी ज्वेलरी शॉप पर ही सो गया था। सुबह हुई तो घर आया। आते ही सबसे पहले वो अपने कमरे में चला गया और देखा पारो वहाँ नहीं थी। उसने गहनों की पोटली को वापस उसी जगह पर रख दिया जहाँ पर पारो रखे हुई थी। उसने सोचा अगर पारो सच्ची होगी तो मुझे दे देगी या उसके बारे में बताएगी, और अगर उसके मन में चोर हुआ तो वो मुझे इसके बारे में नहीं बताएगी।
इस तरह का विचार करके राम हर रोज की तरह नहा धोकर तैयार होकर नाश्ता किया और अपनी दुकान पर चला गया। पारो को थोड़ा सा अजीब लगा कि क्या बात है, जो मुझसे मिले भी नहीं आज अपने आप से ही बातें करते हुए वह बोली थी कि होगी कोई टेंशन, शाम को आएंगे तो पूछती हूँ। पारो सारा दिन घर का काम करती रही, पर रत्ना भी सारा दिन उससे खरी खोटी सुनाती रही। पारो को दुख तो होता था, पर अब तो उसे जैसे आदत सी हो गई थी। पारो का ध्यान गहनों पर गया तो उसने सोचा, लगता है राम उसे सरप्राइज देने वाले हैं। यह सोचकर वो खुश हो जाती। चल पारो, जब तक वो मुझे इन गहनों के बारे में नहीं बताते तब तक मैं भी नहीं बताने वाली हूँ। पारो ने खुश होकर अपने आप से कहा। उसे कहाँ पता था कि वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रही है। राम को भी पारो के बताने का इंतजार था। धीरे धीरे राम अब पारो से बात करना बंद कर दिया और पारो को भी समझ नहीं आ रहा था कि राम ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद राम धीरे धीरे अब दुकान पर ही रहने लगा। तब भी पारो को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, राम ऐसा क्यों कर रहा है। तब पारो उन गहनों के बारे में भूल गई थी, तो क्या बताती राम को, और याद भी रहते तो कैसे, जब अब उसका दिल और दिमाग दोनों ही राम की नाराज़गी पर अटक कर रह गया था और जो कुछ उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। पारो दिन भर घर के काम करके जल्दी फ्री हो जाती और राम का इंतजार करने लगती, पर उसका इंतजार जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन राम के सब्र का बांध टूट गया और वो घर आया। पार्वती घर के आंगन में ही धुले हुए कपड़ों को तार पर से उतार रही थी। तब उसने राम को देखा तो जल्दी से कपड़े वहीं छोड़कर राम के पीछे पीछे चल दी। राम अपने कमरे में खड़े होकर इधर उधर देख रहा था, मानो कुछ ढूंढ रहा हो। तभी पीछे से पारो उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोली, आज इतने दिनों बाद हमारी याद आ गई है आपको। पारो थोड़ी इटलाते हुए बोली थी। राम ने पार्वती के दोनों हाथों को झटक कर खुद को छुड़ा लिया और गुस्से में तमतमाए हुए पारो को देखने लगा। पारो बोली, क्या हुआ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। राम लाल लाल बड़ी आंखें करके उस पर पारो को घूर रहा था। गुस्से की वजह से राम के माथे पर सिकुड़न थी। पारो कहने लगी, क्या हुआ जी, आप मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं। कहते कहते पारो का गला रुंध गया और वो सजल नेत्रों से राम को बस देखने लगी थी। राम बोला, अच्छा, इतना मासूम बनने की कोशिश मत कर, तुम अच्छी तरह से जानती हो। पारो बोली, नहीं, मैं नहीं जानती, आप बताइए तो। राम बोला, अच्छा, तुम रहने ही दो। पारो बोली, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दो, नहीं तो 2 थप्पड़ ही लगा दो, पर यूँ ना रहो मुझसे, अब ये बेरुखी सहन नहीं होती। राम गुस्से में लाल पीला हो गया और अलमारी से गहनों की पोटली निकालकर इतनी जोर से फेंका था कि वो सीधे घर के आंगन में जा गिरी। पारो राम का ये रुद्र रूप देखकर अंदर तक डर गई थी और सकपका गई कि क्या कहें। राम की आवाज़ सुनकर रत्ना भी आ गई, आग में घी डालने का काम करने लगी थी। आज राम पारो की कोई दलील जो राम तक उसकी नहीं पहुंच रही थी और ना ही माफ़ी। अरे राम, सिर्फ एक बार तो मुझे अपनी सफाई देने के बारे में मौका तो दें, पारो कहने लगी। पारो रो रो कर कह रही थी, पर राम ने उसकी एक नहीं सुनी। रत्ना कहने लगी, अरे अब क्या कहेगी, तुम्हारी वजह से राम ने अपनी माँ, बहन, मौसी, बुआ सब पर तो शक किया, बस तुम्हें छोड़कर। मेरी बेटी सुमन अपने पति और बच्चों के साथ जो बेइज्जत होकर इस घर से रात को ही वापस चली गई तुम्हारी वजह से। राम बोला, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। पारो अपना माथा पकड़कर कहने लगी, हे भगवान, मैं कैसे बताऊं आपको, मैं तो भूल गई थी। राम बोला, अच्छा, तुम इतनी बड़ी बात भूल गई थी, वाह वाह, क्या ही कहे, बहुत ही अच्छा बहाना ढूंढा है तुमने अपनी चोरी से बचने के लिए। पारो निशब्द सी खड़ी, मानो अब उसकी बॉडी में ताकत ही नहीं बची थी। वो अवाक सी होकर राम को देख रही थी, मानो उसकी नज़रें कह रही हूँ, क्या मैं आपको चोर दिख रही हूँ, क्या बस इतना ही भरोसा था अपने प्यार पर। राम मारे गुस्से से पागल सा हुआ जा रहा था और बोला, एक बार तो कह देती, इस तरह से गहनों का अंबार लगा देता मैं तुम पर, तुम्हें चोरी करने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हारी वजह से मैंने घर के एक एक सदस्य पर शक किया, बस तुम्हें छोड़कर, पर तुमने क्या किया, मेरे भरोसे को तोड़ दिया। पारो चुप रही, कुछ नहीं बोल रही थी। उसे इतना तो समझ आ गया था कि मैं कुछ भी कहूँगी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि राम और उसके परिवार ने उसे चोर मान ही लिया है, तो अब वो लाख सफाई दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पारो निशब्द सी खड़ी रही और अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढककर रोने लगी और राम उसे बीच आंगन में रोता हुआ छोड़कर बाहर चला गया। बहुत देर तक रोती रही थी पार्वती और रोते रोते वहीं आंगन में ही जमीन पर सो गई थी। जब आँख खुली तो सुबह हो गई थी। किचन से बर्तन पटकने की जोर जोर की आवाज़ आ रही थी। जब पार्वती भागकर किचन में गई तो देखा
कि उसकी सास रत्ना बर्तनों को जो पटक पटक कर जो खाना बना रही थी। तब पार्वती बोली, लाइए माँ जी, मैं खाना बना देती हूँ, आप बाहर जाइए। तब उसकी सास कहने लगी, चल, हम एक चोरनी के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, और तू अपनी मनुष्य शकल भी हमें मत दिखाना, तेरी शकल देखकर ही पाप लग जाएगा हमें। पारो के कलेजे में ना जाने कितने ही तीर एक साथ चुभ रहे थे, क्योंकि उसकी सास इतने कड़वे बोल बोल रही थी। वह बेचारी अपने कमरे में पेट के बल लेटकर फूट फूट कर रोने लगी कि हाय, मेरी मति मारी गई थी, जो मैंने उन गहनों को हाथ लगाया, और तो और मैं कैसे भूल गई उसके बारे में बताना। अपनी भूल पर पार्वती अब पछता रही थी और रो रही थी, पर उसे समझने वाला वहाँ कोई नहीं था। पार्वती को लगा कि एक भूल ही तो है, धीरे धीरे से वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ दिन नाराज रहेंगे, फिर भूल जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। पार्वती के लिए कुछ भी नहीं बदला था। राम तो अब घर भी कम ही आता था, और रत्ना तो मानो सारा दिन चिक 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 करती रहती थी। मानो सिर्फ उसे तो एक बहाना चाहिए था कि कब वो पारो को खरी खोटी सुनाए। अब तो धीरे धीरे पार्वती के सब्र का बांध भी टूट रहा था, और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दम घुट रहा था उस माहौल में। एक दिन उसने बड़ी हिम्मत करके अपनी सास रत्ना से पूछा, माँ जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। तब पार्वती की सास ने कहा, बिल्कुल जा, और भगवान करे तू वहीं रह और वापस ही ना आए मेरी बला से। और वह जो मुंह मटकाते हुए आंखों को टेढ़ा करते हुए चली गई। पारो की आंखें भर आईं और वो चुपचाप से चली गई अपने मायके। उसे लगा था कुछ दिन बाद जब राम से दूरी चली जाएगी तो राम उसके बिना रह नहीं पाएंगे और खुद ही लेने चले आएंगे। यही सोचकर पारो अपने मायके चली गई। राम इस बात से बेखबर था कि पारो जा चुकी है। रात में जब राम वापस आया तो आज घर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। माँ किचन में आराम से किचन में काम कर रही थी, पर आज बर्तनों के खटकने की आवाज़ नहीं आ रही थी। उल्टा माँ रत्ना गुनगुनाते हुए खाना बना रही थी। राम ने थोड़ी देर रुककर किचन में झांका भी, तो आज किचन का माहौल बड़ा ही सुखद दिख रहा था उसे। राम बहुत दिनों के बाद अपने कमरे में गया तो देखा आज उस कमरे में भी अंधकार सा हुआ था। ऐसा नहीं था कि लाइट ऑफ थी, पर फिर भी अंधेरा सा महसूस हो रहा था। राम को मानो आज घर की पूरी रोशनी और रौनक सब पारो के साथ वापस जा चुकी थी। राम भले ही पारो से बात नहीं कर रहा था, फिर भी उसकी नज़रें चारों तरफ पारो को ढूंढ रही थी। उसका मन अशांत हो रहा था। उसकी धड़कनें आज दुगनी रफ्तार से चल रही थी, पर पूछे भी तो पूछे किससे। आखिरकार राम ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से पूछ ही लिया, माँ, आप खाना बना रही हैं? क्या बात है? पारो कहाँ चली गई? एक ही सुर में बोलते हुए राम ने एकदम से पूछा था। तो रत्ना ने कहा, अरे बेटा, वो चली गई। और रत्ना ने एकदम कड़क लहजे में उत्तर दिया। राम बोला, माँ कहाँ चली गई? और तो रत्ना कहने लगी आटा गूंथते हुए थाली जोर से पटक कर, अरे अपने मायके गई है। और कहाँ गई है? राम को इतना तो समझ आ गया, अभी तो माँ बड़ी खुशी से खाना बना रही थी, पर शायद पारो का नाम लेना उनको पसंद नहीं। राम आगे कुछ नहीं बोला और फिर से अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में राम अपने बेड पर लेट गया और बड़े ध्यान से एकटक ऊपर देखने लगा। सोचने लगा, क्या एक बार बताकर नहीं जा सकती थी? ऊपर से इस तरह से भला कोई जाता है क्या? कोई नहीं। उसे जब मेरी नहीं पड़ी तो मुझे भी उसकी नहीं पड़ी। जहाँ जाना जाए, मुझे क्या। राम बड़ी देर तक कभी इस करवट तो कभी उस करवट होता रहा और खुद से ही बातें करता रहा। आज की रात उसे बड़ी ही जो भारी बीत रही थी। राम के लिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक दिन जिस कमरे में पूरा दिन निकल जाता था, आज उस कमरे में एक मिनट भी नहीं बीत रहा था। जिस बिस्तर पर उसे सुकून की नींद आती थी, आज वही बिस्तर सूल की तरह उसे चुभ रहे थे। जिस कमरे में खुशियों का हर वक्त डेरा रहता था, मानो आज वहाँ भूतों का बसेरा हो गया हो। थोड़ी देर तक राम को भी नींद नहीं आई और ना ही चैन मिला, तो वह बाहर दरवाजे पर आकर खुले आसमान में नीचे लेट गया और बड़ी ही गौर से
तारों को देख रहा था। पर ये क्या, आज तो मानो तारे भी उसे जीभ दिखाकर चिढ़ा रहे थे। राम का मन बेचैन था, भला क्यों ना हो, एक प्यार भरा दिल जो तोड़ा था उसने। राम था तो एक मर्द, आज उसकी मर्दानगी को चोट लगी थी। उसे पार्वती का घर छोड़ने से ज़्यादा दुख इस बात का था कि उसने उसे बताया नहीं। उसे दुख इस बात का था कि वो जिस तरह से घर छोड़कर गई है, जिसकी वजह से हमारे परिवार की जग हंसाई होगी। ये बस इसी गरूर में वो भी जिद में चुपचाप बैठ गया और पार्वती से कभी मिलने की जो उसने कसम ले ली। इधर पार्वती आ गई, पर दिल और दिमाग दोनों वहीं पर अटके हुए थे। वह अपने मायके में थी, उसे अभी भी राम और बाकी घर वालों की चिंता सता रही थी। पार्वती को हर दिन हर पल या तो राम का इंतजार रहता या फिर उसके संदेश का इंतजार रहता था। 90 के दशक में इतना फ़ोन हर किसी के पास तो होता नहीं था, बस होता था तो खाकी यूनिफॉर्म पहने डाकिया। मानो इकलौता सहारा वही था जो हर किसी की चिट्ठी पहुंचाता था। जब भी कोई डाकिया उधर से गुजरता तो पारो की आंखों में एक उम्मीद भरी चमक आ जाती थी और अगले ही पल वो उम्मीद टूट जाती थी। पारो यही सोचती थी, क्या राम को एक बार भी उसकी याद नहीं आती। यह सोचकर उसकी आंखें भर आती थी। कभी कभी तो लगता कि घर छोड़कर गलती तो नहीं कर दी मैंने। पारो सोचती, मुझे तो लगा था जितना प्यार मैं राम से करती हूँ उतना ही वो मुझसे करते होंगे, या फिर सब एक खूबसूरत वहम था। हाँ, बिल्कुल वहम ही रहा होगा, नहीं तो क्या एक पल में भी वो मुझे दोषी मान लेते। पार्वती यह सब कुछ अपने मन में ही सोचती रहती थी। डर सा लगता था कभी कभी यह सोचकर कि कहीं वो ना मिले और तो क्या होगा उसकी ज़िंदगी में। उनके इंतज़ार में जो सांसें ले रही हूँ, क्या वो जिंदा है, जिंदा रह पाएगी। पार्वती के मन में एक अनजाना सा डर अब घर कर रहा था, जिसे वो चाहकर भी नहीं मिटा पा रही थी। पारो यूँ तो सारा दिन घर का काम करती, पर रात को जब सोने जाती तो उसके दिल में जो दर्द की कसक, दर्द की टीस उठती उसके तन बदन में, जिससे उसकी आंखों में गरम गरम आंसू सैलाब की तरह बह पड़ते थे। वो तकियों को अपने मुंह में दबाए रोती रहती थी। पार्वती हर रात इसी इंतजार में काटती कि अगली रात ऐसा नहीं होगा, अगली सूरज की किरणें राम को भी ले आएंगी। पर फिर से उसका दिल टूट जाता, फिर से उसी दर्द के साए में पनाह लेकर वो सो जाया करती। पार्वती की सौतेली माँ भी उसे दिन रात बस इसी के ताने दिया करती थी। ना जाने कितने और कौन से कांड करके अकेले भाग कर आ गई है, और तो और मेरे कलेजे पर बैठ गई है, मर भी नहीं जाती, मेरी छाती पर आकर मूंग दल रही है। और इस प्रकार की हजार बातें अब पार्वती को सुननी पड़ती थीं अपनी सौतेली माँ से। कभी कभी तो पार्वती को लगता, काश मैं अपनी सास के ताने ही सह लेती तो अच्छा रहता। यहाँ के ताने तो सहन भी नहीं हो रहे थे। भीगी भीगी पलकों से अपनी माता पिता को देखकर वो खामोश हो जाती थी, मानो उसकी आंखें कह रही हो, पिताजी माँ, मैं सगी ना सही पर आपकी तो हूँ। पर वो भी अनदेखा और अनसुना करके चुपचाप निकल लेते थे। धीरे धीरे करीब 6 महीने गुजर चुके थे। पार्वती ने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने पिता से कहा, पापा आप मुझे मेरी ससुराल छोड़ दें। इतना सुनते जो पार्वती के पापा का पारा आसमान पर पहुंच गया और बोले, क्या क्या कहा, जरा एक बार फिर से तो बोलना पारो। वही पारो कहने लगी जो आपने सुनकर भी अनसुना कर दिया, पापा मुझे मेरे ससुराल में छोड़ दीजिए। वैसे भी मेरी मत मारी गई थी जो मैं यहाँ चली आई, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी जिसे मैं सुधारना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता जिस तकलीफ़ से उबरने के लिए मैं पिता के घर का सहारा ले रही हूँ, वही सहारा मुझे सबसे ज़्यादा दर्द देगा। अपनी आंसुओं भरी आंखों से पार्वती अपने पापा से यह सब बातें कह रही थी।